Hey guys, I hope everybody is doing good. And yeah, so you are seeing me for very first time on my YouTube channel, and I am doing a live face recording video right now, and it is very much first time. So yeah, you have seen me on my YouTube channel doing some YouTube videos, research on various political and historical videos. I have made videos about the topics of politics like the elections of Delhi, Bihar. I also talked about various history lessons like the revolt of 1857, the history of Indian national movement. But I decided that I was providing you the information related to this political and history related topics, but we should also focus on the present, like what is happening in today's time, what is happening in today's current affair. We are seeing that many things are happening around the world. There are multiple news coming in, and many things which are happening today in present will have a significant impact in the future. So I decided to start a new initiative on my YouTube channel in which I will do the daily analysis of the newspaper which I get, and in my case it is the Hindu newspaper. So I will daily cover the GK analysis. I will try to initially I will make videos on Saturday, Sunday and Monday because I have some other work related to my college and my other coaching stuff. So I will be making the GK analysis of current affairs related to this Hindu newspaper on Saturday, Sunday and Monday initially. So yeah guys, please support me for this initiative. I need your support. Subscribe my channel and like my videos if you like my research, if you feel connected with my topics, and if you get a little bit of information to your mind about the various history news, various past events that happened, or about the political updates. So yeah, let's start the today's video. First of all, let's talk about some of the basic news coming in. So जो पहली न्यूज़ है वो है द हेलीकॉप्टर क्रैश किल 7 अलोंग चारधाम रूट. सो जैसे आपको पता होगा कि अभी 12 जून को एक बहुत ही दुर्घटना एंड एक बहुत ही बुरी एक घटना भी हमारे देश में हुई. अहमदाबाद जो एयरपोर्ट था वहाँ पे जो एयरप्लेन था बोइंग 787 जो मॉडल था वो अहमदाबाद में जैसे ही टेक ऑफ करा, उसको जो लंदन जाना था, तो वो टेक ऑफ के कुछ मिनट के अंदर ही जो सामने रेजिडेंशियल एरिया था वहाँ पे गिर गया. एंड एक MBBS जो BJ मेडिकल कॉलेज था उसके हॉस्टल में गिरा. सो उसमें हमें पता लगा कि बहुत सारे लाइक अभी अराउंड ऑफिशियल फिगर तो नहीं आया बट इट इज़ कन्फर्म्ड कि मोर देन 270 पीपल हैव बीन कन्फर्म डाइड. एंड दैट वाज वेरी मच पेनफुल बिकॉज मैनी पीपल हु आर गोइंग टू लंडन, मैनी स्टोरीज आर कमिंग इन कि बहुत से लोग अपनी नई लाइफ शुरू करने जा रहे थे वहाँ पे, बहुत से लोग अपने पेरेंट्स से मिलने जा रहे थे, अपने स्पाउसेस से मिलने जा रहे थे. बहुत से लोग इस दुर्घटना में मरे हैं एंड इट इज़ वेरी सैड. ये आज इतने मॉडर्न टाइम में जब हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी इतने हाई लेवल पे पहुंच चुकी है, AI आ चुका है, उसके अलावा इतने सारे सेफ्टी रेगुलेशंस अभी बनाए गए हैं, बट स्टिल आज भी हम देखते हैं कि ऐसी ऐसी एयरक्राफ्ट दुर्घटनाएं हो रही हैं. और ये बहुत बड़ी एक दुर्घटना है. एंड जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं वही मान रहे हैं कि 1996 के बाद से ये सबसे बड़ी प्लेन दुर्घटना इंडिया में हुई है. सो इसी के बरक्स हम देखते हैं कि सिर्फ प्लेन ही नहीं, हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो रहे हैं. जैसे भी न्यूज़ बता रही है कि जो चारधाम रूट है जहाँ पे हम पूजा के लिए जाते हैं, जो एक स्पिरिचुअल साइट है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत हेलीकॉप्टर जो हैं लोगों को यात्रा पे लेके जाते हैं, उनको उनके स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन पे पहुँचाते हैं. बट हम देख रहे हैं कि पिछले 1-2 महीने से वहाँ पे जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ रहा है इन सब चीज़ों के ऐसे, विच जो एनहांस करता है डिबेट को ऑफ मॉडर्नाइजेशन, टूरिज़्म एंड क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑल्सो, जो डिस्टर्ब हुआ है बहुत ज़्यादा इस टूरिज़्म इंडस्ट्री के ऐसे. एंड हम देख रहे हैं कि उसका एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है कि एक महीने में मोर देन 5 एयरक्राफ्ट जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं वहाँ पे, और करीब करीब 13 से ज़्यादा लोगों की उसमें मौत हो चुकी है एक महीने में. जो आज ये एयरक्राफ्ट जो अपना माफ़ कीजिए जो आज हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसमें ही अभी सारे लोग जो लोग थे 7 के 7 लोग वो सब मर गए. सो ये बहुत ही दुखद घटना है. सरकार को इसके ऊपर बात करनी चाहिए. एक प्रॉपर रेगुलेटरी मेजर्स जिसमें मेरे हिसाब से बनने चाहिए, जिसके हिसाब से लोगों की जान बचाई जा सके. प्रकृति में, हमारे टूरिज़्म इंडस्ट्री में, हमारे मॉडर्नाइजेशन में और हमारी टेक्नोलॉजी, इन चारों एस्पेक्ट्स में एक प्रॉपर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है. एंड हम जानते हैं कि इंडिया में मेन प्रॉब्लम ये है कि रूल्स बन जाते हैं, सेफ्टी रेगुलेशंस बन जाती है, बट उन्हें इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता. एंड इट इज़ अ वेरी बिग इशू फॉर द कंट्री राइट नाउ.
हम किसी भी एस्पेक्ट में देखें, हेल्थ के एस्पेक्ट में हो, एजुकेशन के एस्पेक्ट में हो, टीचिंग के एस्पेक्ट में, एविएशन हो, रेलवे हो, हर जगह पे रूल्स तो बन जाते हैं प्रॉपरली। जो कमिटीज़ होती हैं जो बनती हैं, जो इन चीज़ों की जांच करती हैं, वो रूल्स तो बता देती हैं, गाइडलाइंस बना देती हैं, दे फ्रेम द SOPs, बट दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड ऑन द ग्राउंड लेवल, एंड इट just reflects on the accidents and these types of negligence activities that took place in our country. So it is very sad. जो दूसरी सबसे बड़ी घटना है वो है इज़राइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। जैसे आपको पता होगा, अभी 2-3 दिन पहले इज़राइल ने ईरान के ऊपर एक बहुत मैसिव अटैक करा। इज़राइल ने ये बोला था कि जो ईरान है वो कुछ महीने के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लेगा, एंड अकॉर्डिंग टू देम ये उनके लिए बहुत ही एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, बिकॉज ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ इज़राइल के खिलाफ करेगा उनको ख़त्म करने के लिए। तो इज़राइल ने बोला कि हम इसके लिए वेट नहीं करेंगे कि ईरान जो है अपने न्यूक्लियर वेपन्स बिल्ड करे, तो हम पहले ही ईरान पे हमला कर देंगे। एंड इसमें बताया गया कि जो इज़राइल ने एक बहुत ही टारगेटेड अटैक्स ईरान के अंदर करे, तो वो उनके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर करे जहाँ पे सो कॉल्ड वो अपना न्यूक्लियर बम बना रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे जो टॉप मिलिट्री जनरल्स थे ईरान के वो मारे गए। इसके अलावा बहुत सारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे ईरान के वो भी इस हमले में मारे गए इज़राइल के। इसके बाद ईरान ने डेफिनेटली एक बहुत ही कड़ा संदेश दिया पूरी दुनिया को, और ख़ासकर इज़राइल को, कि वो इस हमले को टॉलरेट नहीं करेंगे। जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला खमीनी, तो उन्होंने ये बात बोली अपने ट्विटर हैंडल पे कि वो इस हमले का बदला लेंगे और इसका जो पूरा अंजाम है वो ज़ायनिस्ट रजीम यानी जो जूइश स्टेट इज़राइल है उसे भुगतना होगा। तो उसी के हिसाब से हम देख रहे हैं, उसके बाद से लगातार जो ईरान है वो तेल अवीव के ऊपर बार बार रॉकेट फायर कर रहा है, ड्रोन से हमले कर रहा है, मिसाइल्स फायर कर रहा है, एंड हम देख रहे हैं कि उसका एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है इसराइल के ऊपर। जैसे हम आज तक देखते थे कि इसराइल एक तरफा हमला करता था दूसरे स्टेट पे, जैसे गाज़ा पे, पैलेस्टीन पे, एंड उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता था, क्योंकि वो जो इसराइल, गाज़ा हो गया, पैलेस्तीन हो गया, उनके इतना डिफेंस नहीं है अपने आप को मेंटेन करने के लिए या रिटेलिएट करने के लिए। बट ईरान इज़ वेरी मच अ डिफरेंट केस। ईरान जो है उसको प्रॉपर एक रशिया का एंड चाइना जैसी कंट्री का सपोर्ट मिलता है टेक्नोलॉजी के मामले में, मिलिट्री के मामले में। सो इससे एक पता लगती है बात कि ईरान ने भी इस बार एक डेफिनेट रिस्पॉन्स दिया, एंड पता लग रहा है कि 15 के करीब लोग इसराइल के अंदर भी मारे गए हैं। हालांकि 200+ लोग ईरान के अंदर मारे गए हैं, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। बट स्टिल जो कंफर्म सोर्सेज हैं, जो वेरियस पोर्टल्स हैं, वो बता रहे हैं कि इसराइल को भी अच्छा खासा नुकसान इस हमले में हो रहा है। तो ज़रूरत तो भी यही है कि हर जगह वॉर, हम देख रहे हैं कि हर जगह पे वॉर हो रही है गाइस। ये रशिया यूक्रेन में वॉर चल रही है, इसराइल ईरान में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसराइल गाज़ा में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अभी 1 महीने पहले तक इंडिया पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, अलग अलग चाइना ताइवान के बीच में अलग ही अपना इशू चलता रहता है। अफ्रीका में हम देख रहे हैं सिविल वॉर हर दूसरे देश में होती है। सो हम देख रहे हैं अभी जो पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्रीज़ बनती जा रही है, पूरा हर जगह ही कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। एंड ये एक तरीके से बहुत ही बुरी बात है, बिकॉज इससे पीस हो गया, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है। जो एक कंटिन्यूस जो एक विजन था लोगों का LPG रिफॉर्म्स को लेके कि दुनिया लिबरलाइज होगी, ज़्यादा एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होंगे, कल्चर्स एक दूसरे से मिलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, वो सब अभी बहुत ज़्यादा पीछे जा रही है इन सब इकोनॉमिक, ये जो पॉलिटिकल क्लैशेस हो रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में। सो आई थिंक इन इश्यूज़ को भी देखना ज़रूरी है, एंड आई होप कि जो सेंस है वो अलग अलग कंट्रीज़ में प्रिवेल करें और वो सब बैठ के शांति से इश्यूज़ को सॉल्व करें, एंड दे मस्ट गेट सम डेफिनेट एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर ऑल दिस टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ताकि वो इन सब चीज़ों में टाइम बर्बाद ना करके अपना डेवलपमेंट में अपने लोगों के लिए कुछ अच्छे काम कर सकें। सो अगर हम अगली न्यूज़ देखें, सो एक अलग न्यूज़, वही ट्रेजिक न्यूज़ कि 4 लोग जो थे वो ब्रिटिश एरा आयरन ब्रिज जो है पुणे में कोलैप्स हुआ और उसमें उनकी डेथ हो गई और 40 से ज़्यादा लोग पानी के अंदर बह गए। ये एक सबसे बड़ी बात है। सरकार ने बताया कि जो ब्रिज था ब्रिटिश एरा का था और बहुत से इसको नोटिस दिए गए थे, एंड सरकार ने बार बार बोला था कि ब्रिज अब चलने की हालत में नहीं है, मेंटेनेंस की इसको ज़रूरत है और या इसको बंद ही कर दिया जाए। बट स्टिल इतने सारे लोग वहाँ पे कर क्या रहे थे फिर? 40 से ज़्यादा लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, ब्रिज एकदम टूटा और लोग नदी के अंदर बह गए। वो टूरिस्ट की तरह आए थे, एंड 4 लोगों की अभी कंफर्म डेथ इसमें बताई जा रही है। मतलब दिस इज़ अ वेरी ट्रेजिक थिंग। अभी हमारे हम देख रहे हैं आसपास जो हो रहा है, कहीं पे एयरक्राफ्ट क्रैश हो रहा है, कहीं पे हेलीकॉप्टर क्रैश में लोग मर रहे हैं, ट्रेन से मुंबई जो लोकल थे वहाँ से लोग गिर के 5 से 10 लोग वहाँ पे मर गए। अभी ये जो ब्रिज है ये कोलैप्स हो गया। अभी कल एक शायद खबर आई थी मथुरा में भी 6 से 7 घर अभी गिरे हैं। उसके अलावा भी हमने देखा कि द्वारका जो है जिसमें मैं भी रहता हूँ, तो द्वारका में जो आस में अपार्टमेंट है वहाँ पे भी फायर एक्सीडेंट हुआ, इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। सो ये भी बहुत ही एक बुरा टाइम चल रहा है, बस मैं इतना कह सकता हूँ। एंड आई होप कि गवर्नमेंट इसमें एक्शंस ले, जो अथॉरिटीज़ हैं, लोग हैं, वो
सेंसिबली काम करें एंड इन इश्यूज़ को सॉल्व करें। जो कमियां हम देख रहे हैं रेगुलेशन के मामले में, स्ट्रक्चरल लेवल पे, सिविक सेंस में, उन सबको हम ठीक करें एंड जो ये ह्यूमन लाइफ का जो प्रीशियस लॉस हो रहा है इसको हम रोक सकें एंड हम लोगों के लिए बेटर फ्रेमवर्क हम बना सकें, बेटर रूल्स बना सकें, ताकि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकें अपने इन्वायरमेंट को। अगर टूरिज़्म करने जा रहे हैं तो अच्छे से टूरिज़्म का वो मज़ा करें, अच्छे से अपनी आपको मेंटल स्ट्रेस से वो बाहर करें, लेकिन और अपनी जान न गंवाएं। सो आई थिंक गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों में देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड जैसे मैंने बताया था अभी एयरप्लेन क्रैश के बारे में, तो अभी ये न्यूज़ आ रही है कि जो डीएनए प्रोफाइलिंग थी वो 86 लोगों की हो चुकी है, जिसमें बताया गया था कि जो डेड बॉडीज़ हैं वो इतने बुरे तरीके से इंजर्ड हुई हैं, बहुत इतने तरीके से बर्नट हो गई हैं कि उनकी पहचान भी नहीं की जा रही थी। तो इसलिए जो हॉस्पिटल्स थे, अथॉरिटीज़ ने, उन्होंने रिलेटिव्स को बोला था कि आप अपने जो डीएनए सैंपल्स हैं वो हमें दीजिए, ताकि हम उनका जांच कर सकें, उनको हम रेगुलेट करके हम 3-4 दिन के अंदर आपको बता सकें कि आपके रिलेटिव की कौन सी इसमें डेड बॉडी है, ताकि आप उसे ले जा सकें एंड जो फर्दर जो हम क्रीमेशन एक्टिविटीज़ करते हैं उन्हें हम कर सकें। एंड जो गुजरात होम मिनिस्टर हैं हर्ष सांघवी जी, उन्होंने हिसाब से 33 डेड बॉडीज़ थी, उनको अभी फैमिली मेम्बर्स को दे दिया जा चुका है। एंड और भी अभी चीज़ें चल रही हैं। जो विजय रूपानी जी, जो फॉर्मर सीएम थे गुजरात के 2016 से 21 तक, उनकी भी डीएनए प्रोफाइलिंग हम कंप्लीट हो चुकी है एंड उनको भी एक स्टेट ऑफ ऑनर जो है क्रीमेशन दिया गया है अभी के। सो ये बहुत ही ट्रेजिक इवेंट था मेरे हिसाब से एंड आई होप कि ऐसे इवेंट्स अब कभी भी आगे ना हो। एविएशन सेक्टर में जो भी कमियां वो ठीक हों, सरकार भी इस पर कार्रवाई करे, जो भी निकल के आता है उन सब चीज़ों पे वो ज़्यादा ज़्यादा अच्छे से काम करे, स्ट्रिक्ट रूल्स बने मेंटेनेंस में, एयरप्लेन की टेक्निकल फॉल्ट लाइन्स उन सबको ठीक करा जाए, प्रॉपर हर चीज़ की जांच हो एंड जो हम ट्रैवलिंग है उसको हम सेफ बना सकें ज़्यादा से ज़्यादा। सो अगर हम अगली न्यूज़ पे चलते हैं, सो अगली न्यूज़ इस पर तो अभी इसका तो कुछ है नहीं। तो इसमें एक ये न्यूज़ आ रही है कि पंजाब की जो पार्टीज़ हैं उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है उसे अपोज करा है। तो जैसे हम जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन ये एक बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा है आजकल सरकार के इनिशिएटिव में, कि जो भी लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, असेंबली के इलेक्शंस होते हैं मेजरली, वो उन सबको एक ही टाइम पे कराया जाए एंड एक ही टाइम पे उन सबके रिजल्ट्स आएँ और अगले 5 साल ज़्यादा इलेक्शंस का झंझट ना रहे। सरकार का इसमें तो किया होता है कि इससे इलेक्शन जो मैनेजमेंट में जो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती है वो कम होगी एंड इसके अलावा जो इलेक्शन में जो स्टाफ जो मेंटेनेंस के लिए इतने सारे पैसे लगाने पड़ते हैं, इतने सारे लोगों को ड्यूटी पे लगाना पड़ता है, स्पेशली गवर्नमेंट टीचर्स को, वो भी वन टाइम पे हो जाएगा। सो बार बार इन सब चीज़ों पे काम नहीं करना पड़ेगा अननेसरी सरकार को। एंड इसके अलावा जो सरकारें ज़्यादातर फोकस अपनी रिफॉर्म्स के ऊपर, अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर कर पाएगी रादर देन फोकसिंग ऑन मेंटेनिंग एंड कंडक्टिंग दी स्मूथ इलेक्शंस। बट जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं जैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जो भी पार्टीज़ हैं वो अपना तर्क दे रही हैं कि इससे फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब होगा, बिकॉज उन्होंने आरोप लगाया कि जो बीजेपी है वो कोशिश कर रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन करके ज़्यादा ज़्यादा स्टेट्स में वो एक नेशनल एजेंडा के ऊपर अपनी ज़्यादा ज़्यादा अपनी ग्रोथ कर सके, ज़्यादा ज़्यादा एडवांटेज उठा सके एंड ज़्यादा ज़्यादा राज्यों में अपनी सरकार बना सके। सो इसी के हिसाब से भी एक 17 दिसंबर 2024 को वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो अभी इंट्रोड्यूस करा गया था लोकसभा में, उसके बाद इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रिफ़र कर दिया गया था फॉर फर्दर डिस्कशन, डेलिब्रेट डिस्कशन करने के लिए, ताकि फिर उसमें सुझाव दिए जा सकें, उसमें रिफॉर्म्स की बात की जा सके। सो इसी को लेके जब अभी मीट हुआ था अभी चंडीगढ़ में, सो आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस थे और जो अकाली दल थे, उन्होंने इन सब ने मिलकर इस बिल का बहुत पुरजोर तरीके से विरोध करा। उन्होंने बोला कि जो बिल है फेडरल स्ट्रक्चर को, सॉवरेनिटी को और जो इंटीग्रल जो एक तरीके से फेडरल स्पिरिट होती है अलग अलग स्टेट्स की, उनको डिस्टर्ब करता है एंड उनको ये डेमोक्रेटिक इरोजन की तरफ ले जा रहा है। तो वो इस बिल को चाहते थे कि इस बिल को इंट्रोड्यूस ना करा जाए और जिस तरीके से इलेक्शन चलते आ रहे हैं वैसे ही इलेक्शन चलते रहें। अगली न्यूज़ अगर हम देखें, थोड़ा टाइम दीजिए मेरे को गाइस।
सो अगर हम अभी ये न्यूज़ देखें मेन, अगर हम इसमें डिस्कशन करें, सो वही जो अगर हम इंडियन स्टूडेंट्स स्टक इन ईरान रेज अलार्म, तो अराउंड अभी एक खबर आ रही है कि जो अभी इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके हिसाब से ईरान में भी इंडिया 10,000 से ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो अभी फंसे हुए हैं और उनको इवैक्यूएशन की ज़रूरत है। एंड इसमें अराउंड 1500 स्टूडेंट्स भी हैं जो जम्मू कश्मीर से आते हैं। इसके रिगार्डिंग जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं श्री उमर अब्दुल्ला जी, उन्होंने अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री एस जयशंकर जी से भी बात की थी। एंड उन्होंने इस इशू को उठाया था कि जल्दी जल्दी उनकी सुरक्षा को निश्चित करा जाए एंड जो इंडियंस उनको वापस इंडिया लेके आया जाए। सो जो MEA उसने भी बोला है कि वो कंटिन्यूसली इसराइल एंड ईरान के साथ कांटेक्ट में है एंड वो कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडियंस की सिक्योरिटी है उसे इंश्योर करा जा सके। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी करा है एम्बेसी जो इंडिया की है ईरान में। एंड उन्होंने बोला है कि जो इंडियंस हैं वो सेफ़ रहें, अपने घरों में रहें एंड थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट में भी जाने से बचें एंड थोड़ा अभी अपने आप को ध्यान में रखें, अपने आप को थोड़ा सेफ़ रखें। एंड वो इंडिया की जो कोशिश है कि अपने लोगों को जल्दी जल्दी बाहर निकाल सकें। सो आप देख रहे हैं कि इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं उसमें सिर्फ आम लोगों को कितना नुकसान होता है। जो इंडियंस वहाँ पे गए थे वो वहाँ पे फंस गए हैं एंड अब उनके लिए लाइफ अब बड़ी डिफ़िकल्ट हो गई इस स्टेज में। यही सेम चीज़ हमने रशिया यूक्रेन में देखी थी। वहाँ पे भी कितने सारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे इंडिया से जो वहाँ गए थे उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा हार्ड हो गई थी, उनको फिर इंडिया वापस लाना पड़ा। अब जो 10,000 इंडियंस फंसे हैं उनकी भी अब लाइफ इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गई है, दे डोंट नो कि क्या हो जाए उनके साथ। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा एक बुरा इफेक्ट डालती, बहुत ज़्यादा बुरा एक चीज़ साइकी बनाती है लोगों के अंदर एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है अलग अलग लोगों के लिए जो फॉरेन कंट्रीज़ में सेटल्ड हैं, बाहर गए हैं किसी काम से रिलेटेड और वो वहाँ फंस जाएँ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में। सो इस चीज़ को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर हम आगे बात करें, सो इसमें वही है कि जो इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं, जैसे US की एजेंसीज़ हैं, UK की एजेंसीज़ हैं, वो पहुंच चुकी हैं अभी अहमदाबाद में एंड वो भी कह रही हैं कि वो अपना सपोर्ट देंगी इस क्रैश के लिए एंड वो इंडियन अथॉरिटीज़ को सपोर्ट करेंगी जांच के लिए कि वॉट वर द रीजंस कि ये प्लेन क्रैश हुआ और क्यों इतने सारे लोग मारे गए। सो अभी ब्लैक बॉक्स भी रिकवर कर लिया गया। सो आई होप सो कि जल्दी जल्दी रीज़न पता लगे एंड बात सामने है कि ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ था, ताकि आगे से ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स लेके, ज़्यादा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाके, रेगुलेटरी मेजर्स लाके ऐसे टाइप के प्लेन क्रैशेस को रोका जा सके और लोगों की लाइफ को बचाया जा सके। जो लोग अपनी लाइफ, बहुत से लोग अपनी लाइफ नई शुरू करने जा रहे थे लंदन, बहुत से लोग अलग अलग पर्पसेस के लिए लंदन जा रहे थे, उन सबकी लाइफ एकदम से तबाह हो गई और उनकी फैमिलीज़ पे भी अब बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। दे डोंट नो कि अब उनकी लाइफ का क्या होगा। उनके इतने सारे रिलेटिव्स थे, इंटीग्रल जो फैमिली मेम्बर्स थे, वो सब एक ही झटके में ऐसे मर गए इस अटैक के जो ये एयरप्लेन क्रैश हुआ है। सो ये सब चीज़ों के ऊपर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अभी इस समय। जो अनदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आ रही है, द होम मिनिस्टर अमित शाह जी रिव्यूज़ प्रिपरेशन फॉर अपकमिंग सेंसस। सो आप जैसे जानते हैं कि ऑफिशियल गैजेट अनाउंस कर दिया जा चुका है कि जो हमारा इंडियन में नेशनल सेंसस होगा वो कंडक्ट होगा एंड ये 2 फेज़ में कंडक्ट होगा। एंड जो ये हमारा जो नेशनल सेंसस होगा वो कंडक्ट 1 मार्च 2027 तक हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं हर 10 साल में हमारे देश में जनगणना होती है जिसमें हम लोगों की गिनती करते हैं, उनके सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता लगते हैं कि लोगों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, उनके हाउस में एसेट्स कितने हैं, फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, उनके हेल्थ की क्या कंडीशन है, उनके एजुकेशन की क्या कंडीशन है, उनके जो वेरियस लाइफ एक्सपेक्टेंसी के जो इंडिकेटर्स होते हैं लाइक हेल्थ हो गया, उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो गई, उनकी एजुकेशन लेवल्स हो गए और भी बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं उन सब पे क्रिटिकली एग्जामिन करके उनको स्टडी करा जाता है और उनको पब्लिश करा जाता है पूरे देश के सामने। अब बहुत से लोग पूछते हैं सेंसस का फ़ायदा क्या होता है, तो गाइस सेंसस का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। सेंसस की वजह से पूरे देश में जो सरकार होती है वो पता लगा पाती है किस देश में, मतलब किस स्टेट में किस लेवल पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, किस स्टेट की क्या सोशल और इकोनॉमिक रियलिटी है, लोगों के क्या सोशल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उनके क्या हालात हैं आज की डेट में, वो कितना लैंड ओन करते हैं, वो कितने एसेट्स ओन करते हैं, उनकी हेल्थ की क्या सिचुएशन है, वो एजुकेशन में कितने लिटरेट हैं, बैकवर्डनेस कितनी है, किस एरिया में बैकवर्डनेस है, किस एरिया में मॉडर्न विचार जो है, मॉडर्न जो है टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो सब सरकार को एक मदद मिलती है पॉलिसी रिफॉर्म्स लाने के लिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने के लिए एंड ज़्यादा प्रॉपर स्कीम्स अपनी लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो एंड जो सरकार अपना एक वेलफेयर स्टेट का जो एक एजेंडा है उसको आगे बढ़ा सके। सो इसी के तहत सेंसस 2021 में भी होना था, हर 10 साल में होता है। लास्ट सेंसस अभी 2011 में हुआ था, वह 2021 में ड्यू टू कोविड एंड अदर जो इमरजेंसी रीजंस थे उसके से
सेंसस को टालना पड़ा। सो ये लेकिन अब हो रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल गैजेट जो 1 मार्च 2027 तक ये सेंसस करा लिया जाएगा। एंड ये 2 फेज़ में होगा। पहला फेज़ इसको बोलते हैं हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस। इसके तहत बेसिकली जो सरकार होगी वो पता लगाएगी कि हाउसिंग कंडीशंस कैसी हैं लोगों की, उनके एसेट्स कितने हैं, एंड बेसिकली उनकी हाउसिंग की जो एमिनिटीज़ हैं, उनकी हाउसिंग वो कैसे कर पा रहे हैं, एंड हाउसिंग के रिलेटेड उनके क्या इश्यूज़ हैं। इसके अलावा जो अनदर जो एक फेज़ होगा वो होगा पॉपुलेशन एनुमरेशन, जिसमें लोगों के अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर स्टडी किया जाएगा, उनकी कंडीशंस बताई जाएंगी कि लोग एजुकेशनल उनके एस्पेक्ट्स क्या हैं, सोशली वो कितना अवेयर हैं, उनके सोशल एस्पेक्ट्स क्या हैं, वो इकोनॉमिकली कितने अच्छा कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। एंड इस बार एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट जोड़ा गया है वो है कास्ट का। इस बार कास्ट सेंसस भी किया जाएगा, जिसमें हर किसी की कास्ट का भी पता लगाया जाएगा। एंड ऑफिशियली फिगर्स अब पहली बार 1931 के बाद अनाउंस करे जाएंगे कि इंडिया में किस कास्ट के कितने लोग हैं, एंड उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, किस कास्ट में कितनी ज़्यादा बैकवर्डनेस है, किस कास्ट में मॉडर्न जो बोलते हैं हम एजुकेशन आ चुकी है, मॉडर्निटी आ चुकी है, कौन कितना ज़्यादा प्रॉस्परस हुआ है, अभी कौन किसको बहुत ज़्यादा भी पॉलिसी की और ज़्यादा ज़रूरत है, गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत है। तो सब चीज़ें कास्ट सेंसस में पता लगेंगी। सो आई होप कि सेंसस अब इस बार अच्छे से हो। सो अभी और जैसे हम छोटी मोटी न्यूज़ अगर हम बताएं तो अभी जो मोदी जी हो अपने G7 समिट के लिए गए हैं अभी कनाडा साइप्रस से होते हुए। सो उन्होंने बोला कि वो साइप्रस के साथ अपने रिलेशंस को और इम्प्रूव करेंगे। एंड अभी इंडिया जो है कंटिन्यूटी में पार्टिसिपेट कर रहा है G7 समिट में। G7 समिट एक साथ वेस्टर्न कंट्रीज़ का ग्रुपिंग है जो कि बहुत इकोनॉमिकली, सोशली एंड एजुकेशनली बहुत डेवलप्ड हैं, एंड एक तरीके से मेजर रोल रखते हैं वो पूरी दुनिया की वर्ल्ड पॉलिसीज़ को डिसाइड करने के लिए। इसमें कंट्रीज जैसे USA हो गया, जर्मनी, फ्रांस, UK, कनाडा, जापान, ये सब कंट्रीज इसमें आती हैं जो कि डिसाइड करती हैं अलग अलग पूरी दुनिया की क्या कंडीशंस रहेंगी, पूरी दुनिया में किस तरीके से एजेंडा को डिसाइड करते हैं, किन एजेंडाज पे फोकस करेंगे। सो इस बार जो G7 समिट है वो मोस्टली इसी पर रिवॉल्व करेगा। इश्यूज़ लाइक क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात होगी इसमें, जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जैसे रशिया यूक्रेन का, इसराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उस पर बात की जाएगी। जो भी कंटिन्यूस इशू भी चल रहा है US टैरिफ का, उस पर भी बात की जाएगी। सो अभी देखते हैं इसमें क्या बात निकल के आती है G7 में। सो ये तो न्यूज़ हो गई। अब हम थोड़ा एडिटोरियल्स की तरफ भी देखते हैं, इस बार कुछ एडिटोरियल अच्छे आए हैं कि नहीं आए हैं। सो अगर हम एडिटोरियल्स की बात करें तो इसमें मुझे एक एडिटोरियल बहुत अच्छा लगा, एंड ये है कैप्टन अमित सिंह जी का। उन्होंने इस बार लिखा है कि इंडिया नीड्स अ सिंसियर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। सो उनके हिसाब से जो अभी इंडिया में जो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी है, जो AAIB है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो एक स्टैट्यूटरी एंड ऑटोनमस बॉडी नहीं है, वो एक काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज इट्स कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एंड जो अथॉरिटीज़ हैं DGCA जो कि गाइडलाइंस इशू करती है, SOPs इशू करती है, वो भी इसी के अंदर आती है। सो उन्होंने बताया कि मोटा मोटी उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारे जो इंडिया में जो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक एक मिनिस्ट्रियल और एक गवर्नमेंट प्रेशर के अंदर, ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर के अंदर काम करती हैं, एंड जिसके बहुत सारी चीज़ें डिले होती हैं, रिपोर्ट आने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत सारी चीज़ों में अननेसेसरी का डिले होता है। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से अभी इन सब चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, एंड किस तरीके से अभी चीज़ों में रिफॉर्म्स लाना ज़रूरी है, इन सब बॉडीज़ को इंडिपेंडेंस देना ज़रूरी है, ताकि ये एक फेयर जो है रिपोर्ट अपनी कंडक्ट कर सकें, एंड एक फेयर तरीके से अपने चीज़ों को बता सकें, एंड एक प्रॉपर रिपोर्ट वो जारी कर सकें कि व्हाट आर द क्रिटिकल रीजंस, इस कैसे एविएशन में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एंड वो एक प्रॉपर इसका सोल्यूशन निकाल सकें। सो आई गेस गाइज आज के लिए मैं इतना ही अभी बताना चाहूँगा। इतनी आज की मुझे लगा इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि इस एफर्ट को और बढ़ाया जाए। पहली बार था एफर्ट, तो थोड़ा हो सकता है कि मेरे कुछ गलतियाँ हुई हो। आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो सैटरडे, संडे एंड मंडे जिसमें मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाता है, समय समय करंट अफेयर्स को और जनरल नॉलेज की सब चीज़ों को कवर करूँ, न्यूज़पेपर एनालिसिस करूँ, ताकि हम हिस्ट्री के साथ साथ प्रेजेंट्स पे भी हम एसोसिएट कर सकें और उसके हम जान सकें। सो थैंक यू एवरीवन, हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, और अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे को सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।